हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पे। आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के बारे में, कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस के बारे में, जो कि 2025 के अंदर आपका नोटिफिकेशन आएगा और 2026 के अंदर इसका एग्जाम होना है। ठीक है ना। तो एग्जाम डेट इसकी क्या है, कब तक इसका रिजल्ट आएगा, क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहता है, इसका सिलेबस क्या है, सभी के बारे में आज अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। ठीक है। और बाकी इससे रिलेटेड जितने भी डाउट होते हैं वो सारे आपके इस लेक्चर के अंदर या इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। तो अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। हाँ जी, राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक सिलेबस 2025। ठीक है ना। तो अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, आने वाले 1-2 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। तो देखो, जो पार्ट 1 होता है उसके अंदर आपका आता है सामान्य हिंदी, यानी जनरल हिंदी आती है आपकी, जिसके कितने क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे और 45 नंबर का आपका होएगा पेपर। सेकंड पार्ट के अंदर आपकी जीके आती है। ठीक है ना, हिस्ट्री होगी और जनरल साइंस होगी, सारी इसके अंदर आती है। इसके कितने क्वेश्चन होते हैं? अभी 25 क्वेश्चन होते हैं और 75 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन कितने नंबर का है भाई? 3 नंबर का आपका क्वेश्चन होता है। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट होता है उसमें सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी आती है। ठीक है, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे भाई? 60 नंबर के होंगे। सेकंड आता है उद्यानिकी यानी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के आपके 20 क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर के होंगे। और थर्ड आता है आपका पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री, जिसके 20 क्वेश्चन और 60 नंबर के, मतलब जीके के आपके 25 क्वेश्चन और हिंदी के 15 क्वेश्चन। इसके अलावा जो आपका एग्रीकल्चर है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 20 एग्रोनॉमी, 20 हॉर्टिकल्चर और 20 एनिमल हस्बेंड्री के होंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो देख लेते हैं। हाँ जी, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। वैकल्पिक प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होएगा। ठीक है, जिसके अंदर आपके 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, जिनमें से 4 क्या होते हैं? आपके आंसर होते हैं। और 5 ऑप्शन कौन सा होता है भाई? अनुत्तरित प्रश्न वाला होता है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट। ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है वो भी समझा देता हूँ। 5 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से मान लो 4 में से आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा, आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आता, तो आपको खाली नहीं छोड़ना, उसके अंदर आपको 5 ऑप्शन फिल करना होता है। ठीक है, यदि आप मान लो 100 क्वेश्चन आए, यदि आपने 10% कितना हो गया अभी? 10 क्वेश्चन। यदि आपने 10 क्वेश्चन ऐसे खाली छोड़ के आगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और यदि आपने 5 ऑप्शन भरा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। ठीक है ना। तो 5 ऑप्शन का ये मतलब है कि आपको यदि आंसर नहीं आता है तो आप 5 ऑप्शन भर दो, मतलब आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, इसकी जगह आपने गोला भर दिया। ठीक है, यदि आप 10 क्वेश्चन तक यदि छोड़ के आ जाओगे खाली, तो आपको आपकी जो शीट होती है हमारी शीट, वो चेक नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रख लेना अच्छे से, आपको 5वां गोला भर के आना है। उसके बाद प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। तो टोटल कितने मार्क्स होगी भी? 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है सुपरवाइजर का। इसके बाद में अधिकतम पूर्णांक जो है वो 300 अंक हो गए। प्रश्न पत्र की अवधि यानी 2 घंटे का टाइम मिलेगा, मतलब 120 मिनट के अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं भी? 100 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है ना, मतलब आपको 1 मिनट 20 सेकंड मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन करने के लिए। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो ध्यान रख लेना। सुपरवाइजर के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, और कितनी होती है? 1/3 होती है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। हाँ जी, इसके बाद में अपने चलते हैं सिलेबस पे। प्रत्येक जो पार्ट है उसके सिलेबस की डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने हिंदी के डिस्कस करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। हाँ जी, सामान्य हिंदी, जिसके कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 15 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे? 45 नंबर का आपका हिंदी का पार्ट आएगा। अब हिंदी के अंदर क्या क्या चीजें आएगी? तो सबसे पहले आता है दिए गए शब्दों की संधि एवं शब्दों का संधि विच्छेद। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय आते हैं, इनके संयोग से शब्द संरचना तथा शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को पृथक करना और इनकी पहचान करना। थर्ड टॉपिक आपका इसमें आता है समस्त या समासिक पद की रचना करना और समस्त पद का विग्रह करना। फोर्थ टॉपिक आपका शब्द युग्मों का अर्थ भेद। फिफ्थ टॉपिक आपका प्रायवाची शब्द और विलोम शब्द आ जाएंगे। सिक्स्थ टॉपिक के अंदर आपको शब्द शुद्धि करनी है।
सातवां टॉपिक में वाक्य शुद्धि, छठवां टॉपिक आपका शब्द शुद्धि का हो गया और सातवां किसका है, वाक्य शुद्धि का है। फिर वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द जो आपके 10th या 12th तक जो हिंदी चलती है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता भी था। ठीक है, मतलब ये जो हिंदी वाला पोर्शन है ये आपने हिंदी की जो ग्रामर पढ़ी हुई है उसी में से है। फिर है प्रभाषिक शब्दावली, प्रशासन से संबंधित अंग्रेजी शब्दों के समाक्षक हिंदी शब्द, मतलब जो इंग्लिश में शब्द होते हैं उनके हिंदी में अर्थ क्या होते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, अब देखो ये जो पार्ट होता है ना मुहावरे और लोकोक्ति, ये ऐसा पार्ट होता है मतलब कितने कराते जाओ कम नहीं पड़ते। ठीक है ना, तो जितने मुहावरे पढ़ोगे उतने आपके लिए बढ़िया होते हैं। ठीक है ना, अब आने को क्या है, कई बार किस्मत काम करती है तो जितना आपने पढ़ा उसी में से आ जाए, पर कई बार ऐसा होता है किस्मत जब साथ नहीं देती है तो जो मुहावरे लोकोक्तियां पढ़ के जाते हैं उनमें से एक भी नहीं आता। ठीक है ना, तो ये आपका हिंदी का पोर्शन था जिसके आपको 11 टॉपिक में से 15 क्वेश्चन मिलेंगे और 45 नंबर का आपका हिंदी का पार्ट होएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आता है आपका जीके, जिसके कितने क्वेश्चन है भाई, 25 क्वेश्चन है। उसमें पहला टॉपिक है आपका राजस्थान की भौगोलिक संरचना, यानी जियोग्राफी से रिलेटेड है ये। ठीक है, भौगोलिक विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियां, मरुस्थल और फसलें। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का इतिहास यानी हिस्ट्री आ गई, जिसमें सभ्यताएं, कालीबंगा, आहड़, प्रमुख व्यक्तित्व जैसे महाराणा कुंभा हो गए, महाराणा सांगा हो गए, महाराणा प्रताप हो गए, राव जोधा हो गए, राव मालदेव हो गए, महाराजा जसवंत सिंह हो गए। इसके बाद में वीर दुर्गादास हो गए, जयपुर के महाराजा मान सिंह प्रथम, सवाई जय सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह इत्यादि। फिर राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार, लोक कलाकार, संगीतकार, गायक कलाकार, खेल एवं खिलाड़ी इत्यादि। ठीक है ना, मतलब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। और ये भी बताऊंगा कि अपने सुपरवाइजर का बैच कब से स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, और सभी इससे रिलेटेड सारी डिटेल आपको वीडियो के अंदर मिलेगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थर्ड टॉपिक आपका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान और राजस्थान का एकीकरण। इसके बाद में फोर्थ टॉपिक जो है वो विभिन्न राजस्थानी बोलियां, कृषि पशुपालन क्रियाओं की राजस्थानी शब्दावली। फिर आता है फिफ्थ टॉपिक जिसमें कृषि पशुपालन एवं व्यवसायिक शब्दावली, यानी कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जो भी आपकी टर्म्स होती है उनके बारे में। फिर लोक देवी देवता, प्रमुख संत एवं संप्रदाय। उसके बाद में सातवां टॉपिक है प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले और पशु मेले, जो भी मेले लगते हैं उनके बारे में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आठवां टॉपिक आता है राजस्थानी लोक कथा, लोकगीत, नृत्य, मुहावरे, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोकवाद्य और कठपुतली कला, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके 8 टॉपिक हो गए। इसके बाद में 9th टॉपिक आपका आता है विभिन्न जातियां और जनजातियों के बारे में, क्षत्रिय पुरुषों के वस्त्र और आभूषण, चित्रकारी एवं हस्तशिल्प कला, चित्रकला की विभिन्न शैलियां, भित्ति चित्र, शिल्प, काष्ठ कला, मर्दमान यानी मिट्टी कला, यानी मिट्टी से जो मटके वगैरह बनाते हैं, अलग मिट्टी से बहुत सारी कलाकारी करते हैं, मूर्ति वगैरह बनाते हैं, उनके बारे में, पुस्तकला, हस्त औजार, नमदे और गलीचे आदि। फिर स्थापत्य यानी दुर्ग हो गए, महल हो गए, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, तालाब, मंदिर, मस्जिद आदि। संस्कार और रीति रिवाज, धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल, जो भी आपके टूरिस्ट प्लेस है उनके बारे में पूछा जा सकता है। और ये सारा आपका सिर्फ राजस्थान से रिलेटेड है। ठीक है ना, मतलब इसके अंदर राजस्थान से रिलेटेड जीके आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके जीके के 14 टॉपिक हैं और ऐसे मत समझना 14 ही है, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। ठीक है ना, तो जीके यदि आपने कवर कर ली तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, और जीके यदि वीक रहेगी तो बेटा एग्जाम क्लियर नहीं होता। ठीक है ना, तो ध्यान रख लेना, जीके को आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्योंकि देखो अभी मैं आपको एग्रीकल्चर मतलब का जो पार्ट है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये जब सिलेबस बताऊंगा तो आप लोग सोचोगे कि हमने ये सारा लगभग सिलेबस एक बार पढ़ा हुआ है, लेकिन जीके आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं होता। इसलिए ध्यान रख लेना, जीके पे सिर्फ अपने को कमांड बनानी है। अब सबसे पहले अपने बात करेंगे एग्रोनॉमी के सिलेबस की। ठीक है ना, सस्य विज्ञान, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के होंगे भाई, 60 नंबर के होंगे। अब देखो पहला था राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि एवं कृषि सांख्यिकी के सामान्य ज्ञान, राज्य में कृषि, उद्यानिकी एवं पशुधन का परिदृश्य एवं महत्व, राजस्थान की कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादन में मुख्य बाधाएं, राजस्थान की जलवायु खंड, मृदा उर्वरता और उत्पादकता, क्षारीय ऊसर भूमियां, अम्लीय भूमि और इनका प्रबंधन।
ठीक है ना। तो जो अभी सेकंड ईयर में थे उनके तो ये कोर्स चला है अभी, ये वाला सारा पार्ट, ठीक है ना। सलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल, एसिडिक सोइल, इनके बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा है, तो यहाँ से आपका ये वाला तो कवर हुआ पड़ा है, ठीक है। बाकी 12वीं में तो आपने ये चीजें सारी पढ़ी हुई है, ये बेसिक चीजें हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। स्टार्टिंग में जब एग्रीकल्चर लगते हैं, चाहे 11th और 12th दोनों के अंदर ये मिला के दिया होता है मैटर। फिर आता है राजस्थान में मृदाओं का प्रकार, कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती है राजस्थान में। मृदा क्षरण यानी सोइल इरोजन जो है वो, फिर जल मृदा संरक्षण यानी सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन के जो मेथड्स होते हैं वो, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्धता एवं स्रोत, राजस्थानी भाषा में परंपरागत शस्य क्रियाओं की शब्दावली, फिर जीवांश खादों का महत्व, प्रकार एवं बनाने की विधियां, जो जीवांश खाद बनाई जाती है उनके मेथड, जैसे गोबर की खाद होगी, कंपोस्ट के अलग अलग मेथड होते हैं, इंदौर मेथड, बेंगलोर मेथड, नाडेप कंपोस्ट, एडको मेथड, वो ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम फर्टिलाइजर पूछे, जैसे नाइट्रोजन का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, फिर अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, नाइट्रेट अमोनिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और अमाइड फर्टिलाइजर। ऐसे फास्फोरस का कौन सा होता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है सिट्रिक एसिड सोल्यूबल, और एक थर्ड कौन सा होता है भी आपका वाटर और सिट्रिक एसिड इनसोल्यूबल। फिर पोटेशियम का आता है, पोटेशियम का दो होते हैं, एक विद क्लोरीन और एक विदाउट क्लोरीन, तो वो आपको पता होना चाहिए इसके एग्जाम्पल। तो ये वाला जो मैटर है लगभग मैंने आपको यूट्यूब पे कराया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप उन क्लासेस को देख भी सकते हो। फिर एकल मिश्रित यौगिक उर्वरक और उनके प्रयोग की विधियां यानी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के मेथड। फिर फसलोत्पादन में सिंचाई का महत्व यानी इरिगेशन से रिलेटेड है ये, सिंचाई के स्रोत, फसलों की जल मांग और प्रभावित करने वाले कारक, और सिंचाई की विधियां कौन सी, मेन जो है आपके फुहारा, बूंद बूंद और रेनगन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी नॉलेज आपको सभी मेथड्स की होनी चाहिए, लेकिन ये तीन जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सिंचाई की आवश्यकता, समय और मात्रा, जल निकास और इसका महत्व, फिर जल निकास की विधियां पूछे, वाटर ड्रेनेज के मेथड, और राजस्थान के संदर्भ में परंपरागत सिंचाई से संबंधित शब्दावली और मृदा प्रेक्षण, ठीक है, एवं समस्त मृदा, जो समस्याग्रस्त मृदाओं हैं उनका सुधार यानी जो प्रॉब्लमेटिक सोल्स है उनका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो चीज। फिर साइलेज और हे मेकिंग और चारा संरक्षण, ठीक है ना, यानी फोडर कंजर्वेशन कैसे करते हैं। फिर वीड मैनेजमेंट स्टार्ट हो गया, खरपतवार, खरपतवार की विशेषताएं, वर्गीकरण, खरपतवारों से नुकसान, खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां होती हैं, और राजस्थान की में जो खरपतवार है उनकी मुख्य शब्दावली क्या है, मतलब राजस्थान में उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, राजस्थानी भाषा में, तो वो चीज इसके अंदर यहाँ पे पूछे हुई है। फिर इनके केमिकल्स जो है उनको देना होता है वो सारा कुछ। उसके बाद में निम्न मुख्य फसलों के लिए जलवायु, अच्छा एक सेकंड रुको, अब मेरे आपकी क्रॉप्स आ गई, अब कौन कौन सी क्रॉप है वो देखते जाना। अब देखो ये तो दिया है कि मतलब आपको क्या क्या चीजें इसमें पढ़नी है, तो लगभग सारी चीजें पढ़नी है जो आपके 12th के अंदर हर एक क्रॉप के बारे में दी हुई थी चीजें, वो सारी की सारी आपके यहाँ से आएगी, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन के आएंगे वहां से, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो सिर्फ पढ़नी है। अब इसके अंदर सबसे पहला आता है अनाज वाली फसलें, जिसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं और जौ, टोटल कितनी होगी 6 क्रॉप आपको ये पढ़नी है, ठीक है। फिर आपकी पल्सेस कौन सी है, मूंग, चवला, मसूर, उड़द, मोठ, चना और मटर, तो कितनी होगी लगभग 3, 6, 7 फसलें आपको पल्सेस पढ़नी पड़ेगी, यानी दलहनी फसलें पड़ेगी। फिर तिलहनी यानी ऑयल सीड क्रॉप में कौन सी आएगी, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रॉप आपको कौन सी पढ़नी है अभी, ऑयल सीड क्रॉप पढ़नी है। फिर रेशेदार फसल में कॉटन यानी कपास, तो ये कितनी होगी 1। फिर चारे वाली यानी फोडर क्रॉप कौन सी है, बरसीम, रिजका और जई, तो ये 3 फसलें ये होगी। और मसाले वाली कौन कौन सी है, स्पाइसेस क्रॉप, सौंफ, मेथी, जीरा और धनिया, कितनी होगी 4। और नकदी फसलें जैसे ग्वार और गन्ना, ये आपको 2 पढ़नी है। ये टोटल देखो कितनी होगी, 8, 6, 14, 6, 20, 21, 22 और 24, 4, 28, 2, 30, 31, यानी 31 क्रॉप्स जो है आपको टोटल एग्रोनॉमी के अंदर पढ़नी होगी, सिर्फ एग्रोनॉमी के अंदर 31 क्रॉप। अभी हॉर्टिकल्चर तो बाकी है, ठीक है ना, तो एग्रोनॉमी के अंदर आपको 31 क्रॉप्स पढ़नी होगी। अब देखो ऐसे मत समझना कि 31 क्रॉप और हॉर्टिकल्चर बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा नहीं है। एक चीज देखो 31 क्रॉप जो है ना आपको थ्योरी वाले तरीके से थोड़ी पढ़नी है,
अब तो आपको बस ये देखना है कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज बनती है और कौन से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं आपको सुपरवाइजर के प्रीवियस का जो पेपर है वो करवाऊंगा, तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो वो भी अपने करेंगे, ठीक है। अब देखो 31 क्रॉप्स है ना, उनके लगभग आप मान के चलो कि ज्यादा से ज्यादा मान लो एक क्रॉप का 3 पेज हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 पेज मान रहा हूं, ठीक है ना। तो आप और आसानी से कर सकते हो हर एक क्रॉप को। और अभी आपके पास टाइम खूब पड़ा है, अभी मैं आपको एग्जाम डेट बताऊंगा, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तब आप लोग देखोगे कि आपका एग्जाम आसानी से कवर हो जाएगा। और एक चीज और इसका, यहाँ पे जो बच्चे सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं और जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनके बेनिफिट क्या है कि उनके खरीफ क्रॉप भी लगती है, रबी क्रॉप भी लगती है बीएससी के अंदर, तो वो भी यहाँ से कवर हो जाए। मतलब जो बच्चा सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है साथ साथ में, तो उसके बीएससी के 2 सब्जेक्ट कवर हो गए, एक तो खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। फिर इनसे रिलेटेड आपके जेनेटिक्स में भी आता है, उनके अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं, तो वहां पे भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी कवर हो गया। इसके अंदर सीड का भी पढ़ा जाता है, अभी जैसे ये आ गया सीड वाला ये रहा, ठीक है। तो आपकी सीड साइंस लगती है, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग का पढ़ना पड़ता है, वो भी आपके आता है। तो मतलब जो बच्चा सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है उसका साथ साथ में बीएससी की भी तैयारी हो रही है। तो ये मत समझना कि जो बीएससी वाला बच्चा सुपरवाइजर में चला गया तो उसकी बीएससी पढ़ाई खराब हो जाएगी। बीएससी पढ़ाई खराब नहीं हो रही, और ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा अपने को पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अपने को ये नहीं देखना यार वो ही नहीं कर रहा, अपने नहीं कर रहे, या वो ऐसे पढ़ रहा है, वो मतलब अपने को दूसरों की गलतियां नहीं देखनी, खुद की गलतियां देखनी है। मैं आपको एक बात से बताता हूँ कि यदि मतलब सड़क जो है उस पर कंकड़ ही कंकड़ हो और आपने अच्छा जूता पहन रखा है तो उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि अपने जूते के अंदर छोटा से भी कंकड़ हो और सड़क जो है वो बिल्कुल बढ़िया बनी हो, तो भी अपने से नहीं चला जाएगा, क्योंकि अपने के अंदर वो चुभा जाएगा, ठीक है ना। अपने से थोड़ी सी दूर चलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वही चीज है कि अपने क्या करते हैं, दूसरों की देख लेते हैं, अपने खुद के अंदर जो कमजोरियां होती हैं उनको नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कमजोरियों को देखना स्टार्ट करो, उसके बाद में जिंदगी के अंदर आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। यदि सुपरवाइजर की तैयारी करनी है तो साथ साथ में ये मत सोचना कि हमारा बीएससी एग्रीकल्चर खराब हो जाएगा, इससे बीएससी एग्रीकल्चर के भी सब्जेक्ट इसमें कवर हो रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है इसमें उत्तम बीज के गुण, बीज अंकुरण और इसको प्रभावित करने वाले कारक, बीज वर्गीकरण जैसे मूल केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज यानी सर्टिफाइड सीड। उसके बाद में ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती महत्व, शुष्क खेती की तकनीकें, मिश्रित फसल इसके प्रकार है महत्व, और क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र इसकी इंपॉर्टेंस और इसके प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता ही आता है। फिर राजस्थान के संदर्भ में कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी, अनाज एवं बीज का भंडारण मतलब उनकी स्टोरेज कैसे करते हैं, और क्रॉप से रिलेटेड कौन कौन सी जो है योजनाएं आती है वो आपको पता होनी चाहिए। ये आपका था एग्रोनॉमी का पार्ट। फिर आता है आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट। इतना ही है क्या और है? तो भाई हैंग क्यों हो रहा है? ये है आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट। एक सेकंड हो जा भाई, ऊपर हो गया। हाँ जी, हॉर्टिकल्चर के भी 20 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के होंगे। तो उद्यानिकी फलों एवं सब्जियों का महत्व, वर्तमान स्थिति में भविष्य, फलदार पौधों की नर्सरी प्रबंधन, पादप प्रवर्धन यानी प्लांट प्रोपगेशन और पौधरोपण। फिर फलोदान के स्थान का चुनाव, योजनाएं, उद्यान लगाने की विधियां, रेखांकन विधियां, पाला, लू एवं एफरन जैसी मौसम की जो विपरीत परिस्थितियां होती है इनका समाधान। और एक चीज देखना, ये जो अपने एग्रीकल्चर का पोर्शन देख रहे हैं ना, ये लगभग आपको मिलेगा 12th के अंदर सिलेबस के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि 12th बेस पे वैकेंसी है। तो जो आपके 12वीं में आप एग्रीकल्चर पढ़ के आओ वो सारा का सारा सिलेबस ही है, बट वहां पे आपने थ्योरी लेवल से पढ़ा था, यहाँ आपको कॉम्पिटिशन लेवल यानी ऑब्जेक्टिव टाइप से आपको इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। फिर फलोद्यान में विभिन्न पादप वृद्धि नियामक यानी प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उनका, सब्जी उत्पादन की विधियां और सब्जी उत्पादन में नर्सरी प्रबंधन। फिर आता है राजस्थान में जलवायु, मृदा, उन्नत किस्में, प्रबंधन विधियां, जीवांश खाद्य एवं वृक्ष, सिंचाई, कटाई, उपज, प्रमुख कीट एवं बीमारी। मतलब आपको इन क्रॉप्स के बारे में ये सारी जानकारी बतानी है। जैसे कौन कौन सी क्रॉप है, आम, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला, अंगूर, लहसुआ, ठीक है, जिसको अपने लहसुआ बोलते हैं ना, वो यह लहसुआ, बेल, ठीक है, जिसको अपने बेलगिरी बोलते हैं, टमाटर, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर, मूली, पालक, ऐसे सब्जी वाला करता है ना, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर के अंदर है। मतलब इन क्रॉप्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा।
तो हॉर्टिकल्चर की ये क्रॉप है। अभी अपने काउंट कर लेते हैं कितनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, 1। और ये देखो नींबू वर्गीय फल लिख दिया, तो हम नींबू वर्गीय फल में भी बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं, तो अपने इसको एक ही काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 क्रॉप्स आपको हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़नी है। और यहाँ पे भी देखो कद्दू वर्गीय सब्जियां लिख दिया, तो इसके अंदर सारे ही आएंगे। फिर उसके बाद में है फल एवं सब्जी परीक्षण का महत्व, वर्तमान स्थिति में भविष्य, फल परीक्षण के सिद्धांत, यानी उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं और उसके जो मेथड्स होते हैं वो सारे। फिर डिब्बाबंदी, सुखाना, निर्जलीकरण की तकनीक और राजस्थान में इनकी परंपरागत विधियां जो है, यानी पुरानी जो विधियां वो। फिर जैम, जेली, कैंडी, शरबत, पानक आदि की बनाने की विधियां। अब यहाँ से TSS वगैरह हो गया, शुगर हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर पूछी जाती है। या जेली के लिए कौन सा है, या जेली का रोना क्या कहलाता है, वो सारा कुछ आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर औषधीय पौधों एवं फूलों की खेती का राजस्थान के संदर्भ में सामान्य ज्ञान और राजस्थान के संदर्भ में उद्यानिकी विभाग में महत्वपूर्ण योजनाएं, यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर जो योजनाएं हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। ये आपका हॉर्टिकल्चर का पार्ट था। अब आता है नेक्स्ट आपका एनिमल हस्बेंड्री। सिलेक्ट नहीं हो ना भाई, सिलेक्ट तो बच्चों को होना है ना भाई। फिर है पशु उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। अब एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या कोर्स चलेगा, तो पशुपालन का कृषि में महत्व, पशुधन का दूध उत्पादन में महत्व, प्रबंधन और निम्न पशुधन नस्लों की विशेषताएं, उपयोगिता, उत्पत्ति स्थान का सामान्य ज्ञान। फिर गाय के अंदर कौन कौन सी, गिर, थार पारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होलिस्टियन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणा और मेवाती। इन आपको काउ ब्रीड्स को अच्छे से पढ़ना होगा। फिर बुफेलो ब्रीड कौन कौन सी है आपकी इंपॉर्टेंट, मुरा, सूरती, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और मैसाना। भदावरी के अंदर सबसे ज्यादा फैट होती है, सूरती में दराती आकार के सिंग होते हैं और मुरा के जो है जलेबी आकार के सिंग होते हैं और सबसे हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है। फिर बकरी की बात करें तो जमुनापारी, बारबरी, बिट्टल और टोगनबर्ग। भेड़ की बात करें तो मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अभिवस्त्र और अभिकालीन। अभिवस्त्र और अभिकालीन जो ब्रीड है वो कहाँ तैयार की गई थी, राजस्थान में, टोंक के अंदर। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है और इसका जो इंस्टीट्यूट है वो भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। फिर ऊंट प्रबंधन और पशुओं की आयु गणना, अलग अलग मेथड्स होते हैं ना, जैसे जो रिंग बने होते हैं सिंग में उनसे करते हैं, दांत के द्वारा करते हैं, टिथ की मेथड हो गया, तो अलग अलग मेथड से अपने उनकी एज की कैलकुलेशन करते हैं, वो सारे मेथड्स आपको पता होने चाहिए। फिर सामान्य पशु औषधियों के प्रकार, उपयोग, मात्रा में दवाइयों देने का तरीका जो है वो। फिर जीवाणुरोधक कौन कौन से, फिनाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा और लाइसोल। फिर विरेचक में मैग्नीशियम सल्फेट और अरंडी का तेल। फिर उत्तेजक में अल्कोहल और कपूर। अल्कोहल उत्तेजक करता है ना, उत्तेजना पैदा होती है ना, वो चीज। फिर कृमिनाशक में नीला तोता और फिनोविक्स। फिर मर्दन तेल में तारपिन का तेल। तो ये आपके जो है मेडिसिनल है, वो आपको मेडिसिन जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, और इनका क्या यूज होता है वो सारा। फिर है राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारण, लक्षण और उपचार, जैसे पशु प्लेग हो गया, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी, एंथ्रेक्स, गलघोटू, थनैला रोग, दूध बुखार, रानीखेत, मुर्गियों की चेचक, मुर्गियों की खूनी पेचिश। तो इन डिजीज के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कौन सी वायरस के द्वारा हो रही है, कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है, ठीक है ना। तो इन सभी के आपके ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, इनका जो काउजल ऑर्गेनिज्म जो होता है, मतलब जैसे बैक्टीरिया हो गया, कौन सा बैक्टीरिया कर रहा है तो वो भी आपको बताना चाहिए, और कौन सी मेडिसिन इसके लिए यूज की जाती है इनके ट्रीटमेंट के लिए। फिर है दुग्ध उत्पादन, दुग्ध एवं खींच संगठन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, दुग्ध परिरक्षण और दूध परीक्षण एवं गुणवत्ता, दुग्ध में वसा को ज्ञात करना, अपेक्षित घनत्व, अम्लता एवं क्रीम पृथक्करण की विधियां तथा यंत्रों की आवश्यकता एवं दही, पनीर व घी बनाने की विधि। फिर दुग्धशाला के बर्तनों की सफाई, जीवाणु रहित करना, राजस्थान के संदर्भ में पशुपालन क्रियाओं एवं गतिविधियों से संबंधित शब्दावली। ये तो था आपका सिलेबस। अब कब इसका एग्जाम होना है, कब जो है इसका रिजल्ट आएगा, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और इंस्टाग्राम पे अपने मुकेश सर को फॉलो भी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मुकेश सर 760 के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है। और यदि आप अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जुड़ जाइएगा।
और बाकी जो सिलेबस है जितना मैंने यूट्यूब पे कराया उन सभी के लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आपको जो लेक्चर देखना है वो आप देख सकते हो। तो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने से पहले मैं 1 मिनट वीडियो को चेक कर लेता हूं कि सही से रिकॉर्ड हो रही है ना, और उसके बाद में अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। हाँ जी, वैसे अपने बोलते हैं हवाबाजी करना। हवाबाजी करने के लिए आप बोल सकते हो हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, RAS की, ठीक है ना। RAS एक तो अलग होता है, अपने एग्रीकल्चर में भी RAS लगती है, कौन सी, राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ठीक है ना। तो कोई जिसको पता नहीं हो कि एग्रीकल्चर में है तो उसको आप बोलते हैं भाई मैं तो RAS की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और वो पूछे कि RAS कौन सा, तो कहते हैं ना राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एग्रीकल्चर जो पोर्शन है उसके कितने आए, 60 क्वेश्चन, जीके के जो पोर्शन है उससे 25 क्वेश्चन, और हिंदी से आपके आए 15 क्वेश्चन। अब देखो जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है ना यार, यहां से बच्चे लगभग आपके 55 प्लस क्वेश्चन कर देते हैं। जो एग्रीकल्चर कोर्स जिनका सिलेक्शन होता है उनके एग्रीकल्चर के लगभग 55 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं। हिंदी में भी 15 में से लगभग 10 प्लस क्वेश्चन उनके सही होते हैं, 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं, यहाँ तक। अब दिक्कत आती है जीके के अंदर, ठीक है ना। जो बच्चा जीके को स्ट्रॉन्ग कर लेगा उसका सिलेक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि एग्रीकल्चर अभी सिलेबस दिखाए ना, लगभग बच्चों ने पढ़ी होती है, उसको बस थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना होता है, मतलब उसकी अपनी जो स्टडी है उसको और थोड़ा सा इंक्रीज करना होता है, या अपने को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जीके और हिंदी है उसको अपनों ने कभी पढ़ा नहीं होता, तो उसमें अपने को टाइम लगता है। तो एक बार तो सिलेबस अपने को ये समझने में चला जाता है कि यार इसमें क्या क्या चीजें थी, फिर अपने को रिवाइज करना पड़ता है। तो इसका लगभग 3-4 बार रिवाइज करना पड़ता है, और इसका यदि अपने 2 बार भी रिविजन कर लेते हैं तो हो जाता है। लेकिन जीके का लगभग आपको 4 बार, आपको 4 से 5 बार रिविजन करते हो तब जाके दिमाग में वो सेट बैठता है, ठीक है ना। तो इस जीके के जिस बच्चे ने लगभग 18 प्लस क्वेश्चन, मतलब ये मान के चलो कि आपके 18 क्वेश्चन यदि सही कर देते हो आप 25 में से, तो आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है ना। तो मतलब आपको सिर्फ जीके पे ही कमांड बनानी है, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो, इस पे भी कमांड बनानी है। मतलब जैसे मान लो आप कोई किसी भी XYZ कोचिंग से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जीके का जो टॉपिक आज के दिन पढ़ाया है ना उसको जाके आप रिवाइज कर लो, ठीक है। अगले दिन टीचर कोई क्वेश्चन पूछे, आपसे ना पूछे, किसी और से पूछे, तो दिमाग में लाओ कि हाँ यार उसका आंसर ये था। तो मतलब चाहे क्वेश्चन आपसे पूछे, किसी और बच्चे से पूछे, लेकिन आपके दिमाग में वो उसका आंसर आ जाना चाहिए। तो ये आपकी होती है प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, कि आपको सिर्फ जीके पर भी कमांड बनानी है। और ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर और हिंदी को छोड़ दो, एग्रीकल्चर हिंदी को भी तैयार करना है, लेकिन जीके को भी अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि तुम लोग सोचो इन 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, इसको ढीला छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, मतलब आपको लगभग 25 में से 15 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब जाके सिलेक्शन के चांस बनते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा एग्जाम जो है इसका कब होएगा, इसका जो एग्जाम होना है वो होना है आपका 8 मार्च को। पहले जो है 26 जनवरी इसकी डेट दी हुई थी, ठीक है, 2026, लेकिन उसके बाद में इसको चेंज कर दिया गया, 8 मार्च 2026 को इसका आपका एग्जाम होएगा। और लगभग मई के अंदर या जून के फर्स्ट वीक के अंदर आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। लगभग मई में आ जाएगा 100%, लेकिन मई में नहीं आ पाता है तो जून के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके एग्जाम से रिलेटेड हो गया और उसकी डेट होगी। अब इसके अलावा आपको कोई भी सुपरवाइजर से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हम कब से बैच स्टार्ट करेंगे, तो मान के चलना लगभग 10 अगस्त से अपना सुपरवाइजर का बैच स्टार्ट हो जाएगा, एक रीजनेबल प्राइस के साथ, ठीक है ना। एक रीजनेबल प्राइस रखेंगे, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को फीस के लिए कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है। और अपने बढ़िया से बढ़िया कंटेंट तैयार करवाएंगे ताकि हर जो बच्चा मेहनत करेगा। अब देखो ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन जब तक स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो स्टूडेंट का भी हक बनता है कि वो भी जाके पढ़े, और जिसने टीचर का पढ़ाया हुआ घर पे जाके 1-2 बार रिवीजन कर लिया उस बच्चे का सिलेक्शन होता ही होता है, ठीक है ना। तो हमारा काम होगा पढ़ाना, लेकिन आपका भी काम फर्ज बनता है कि आप उसको जाके घर पे पढ़ो। ऐसा नहीं है टीचर ने पढ़ा दिया घर पे जाके कॉपी खोली नहीं, अगले दिन बैग उठा के आगे कोचिंग, ऐसा नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ेगा उसका सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। ये सारे आपके सुपरवाइजर से रिलेटेड चीजें थी। इसके अलावा कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जितने भी आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रुप से जुड़े हो वहां पे इसको शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।